अब स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देना इधर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये चैप्टर है ना, हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, पहले तो इसकी मीनिंग समझते हैं हम कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए पहली बात तो लीनियर, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल, और फिर उसके बाद में इक्वेशन, और फिर हायर ऑर्डर और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। मैं यहाँ इसका एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि किसकी क्या मीनिंग यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना, आपको ये बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है कि 12th क्लास के बाद में अगर हम कॉलेज लेवल पर कोई भी स्टडी करते हैं अगर मैथ्स बैकग्राउंड में, तो आपको ये चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आपको ये चैप्टर मिलेगा। इसके बाद में अगर आप बीएससी या ग्रेजुएशन कोई कोर्स करते हैं, बीएससी करते हैं, तो ये कोर्स मिलेगा। कई जगह मास्टर डिग्री में भी ये वाला चैप्टर चलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म रूप में ये होता है। ठीक है, बीए ऑनर्स वगैरह करेंगे आप, और मैथमेटिक्स का अगर उसके साथ में एडिशनल सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पर भी मैथ्स की बात की जाती है कॉलेज लेवल पर, तो आपको ये चैप्टर तो मिलना ही मिलना है। और उसका कारण भी है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और भी कई सारी ब्रांचेज है जहाँ पर डायरेक्ट आपको डेरिवेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि आप अभी मैथ्स सीखने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप इन फ्यूचर अगर कोई डेरिवेशन भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये इक्वेशन टकरा सकती है, और उसको सॉल्व करने के लिए जो अभी हम डिस्कशन करेंगे यही मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है ना, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये हमारे लाइफ में अगर हमारा बैकग्राउंड मैथ्स है तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूं, फिर उसके बाद में हम इसके नाम की मीनिंग समझेंगे कि क्या हम यहां पर इस चैप्टर में बोलना चाह रहे हैं। देखिए a0 dny/dxn प्लस a1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 और प्लस डैश कंटिन्यू प्लस an y इज इक्वल टू क्यू। ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो लीनियर की बात की है। लीनियर क्यों बोला जाएगा भाई इसको, ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के, क्योंकि हमें कुछ बातें तो डायरेक्ट समझ में आती है। ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब जैसे मान लिया जाए 3d2y/dx2 प्लस 5dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू e⁻3x, d3y/dx3 और दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, प्लस 5d2y/dx2 माइनस 8dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिख दिए। ध्यान देना इधर, लीनियर क्यों बोला जाएगा, लीनियर किसको बोला जाता है, जिसकी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना भाई, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में क्या पढ़ा, ये x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि x और y की पावर कितनी है, 1 है। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी भी तो पावर 1 ही है। ठीक है, पावर 1 है, मतलब आप देखेंगे कि d2y/dx2 की पावर, ये 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पावर नहीं है, ये तो ऑर्डर है ना भाई। इसको कितने बार डिफरेंशिएशन किया, 2 टाइम किया और पूरे की पावर कितनी है, तो 1 है। इतने की पावर कितनी है, 1 है। y की पावर कितनी है, 1 है। d3y/dx3 की पावर कितनी है, 1 है। सबकी पावर क्या है, 1 है। पावर मतलब d3y/dx3 और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ऐसा अगर 2 रहेगा तो लीनियर नहीं बनेगा। क्लियर ना भाई, क्या होता है, ये बातें बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है।
ठीक है, आप देखेंगे बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं जैसे गेट वगैरह होते हैं, गेट में एक लीनियर वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लीनियर, ये कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा ये लीनियर है या नहीं है। बच्चे बड़े उसमें माथा पच्ची करते हैं कि भाई लीनियर मतलब क्या। तो लीनियर का मतलब सिंपल कि उसकी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हर एक टर्म की पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लीनियर क्लियर हो गया, मतलब हर टर्म की पावर कितनी है, 1 ही है। डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन तो किया ही है, डिफरेंशिएशन हर एक टर्म में डिफरेंशिएशन किया है, या मतलब पूरे में से एक आध टर्म में भी डिफरेंशिएशन रहेगा तो डिफरेंशियल रहेगा ही रहेगा। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इसमें इक्वल लगा है, हमें मालूम है कि जब भी इक्वल इक्वेशन रहेगा तभी बोला जाएगा जब उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, अदरवाइज इक्वेशन नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, इक्वेशन तभी बोला जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, कहने का मतलब उसमें इक्वल लगा होना चाहिए। हायर ऑर्डर, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, कहने का मतलब इससे पहले हमने पढ़ा dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब केवल एक बार डिफरेंशिएशन किया है, सारी टर्म मिला के अगर देखा जाए तो केवल हाईएस्ट टाइम ऑन टाइम डिफरेंशिएशन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर। और 1 से ज्यादा अगर 2 भी रहेगा हायर ऑर्डर, 3 भी रहेगा हायर ऑर्डर, 4 रहेगा हायर ऑर्डर, कहने का मतलब या तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा या तो फिर डायरेक्ट आपको हायर ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर रहेगा तो उसको हायर ऑर्डर ही बोला जाएगा। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इनके जो कोफिशिएंट है ना, आप देखिए d2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है 1 है, कांस्टेंट है, 1 5 कांस्टेंट है, -8 कांस्टेंट, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है वो कैसे है, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर a0 a1 a2 a3 और डैश 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 कंटिन्यू और an आर क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आई। जो dn y बाय dxn का जो कोफिशिएंट है ये और ये y का कोफिशिएंट, ये सब क्या रह गए, कांस्टेंट रह गए। एंड q इज फंक्शन ऑफ, क्या होना चाहिए भाई, फंक्शन ऑफ x। आपने देखा होगा कि मैंने अभी यहां पर ऐसा लिखा था d2y बाय dx2 प्लस 3 dy बाय dx, एक एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू साइन x। आप यहां पर राइट हैंड साइड में देखेंगे, इससे पहले भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, तो वहां पर साइन x का फंक्शन हुआ करता था। x का फंक्शन क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक बार समझना, जब भी आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे ना dy बाय dx या d2y बाय dx2, जिसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएशन किया वो हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो क्या रहेगा, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से हम कॉलेज लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें मालूम होना जरूरी है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक है, Q इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो हमेशा x का फंक्शन लिखा होता है, हमें बुक वगैरह में भी देखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि जो राइट हैंड साइड रहेगा वो हमेशा x का ही फंक्शन रहेगा। ऐसा नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन रहेगा उसका ही ये फंक्शन रहेगा। या तो फिर हो सकता है कि ये क्या है, कांस्टेंट भी हो सकता है। बस दो में से कुछ भी रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। क्लियर। अब जब इतने इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं तो हमें इसको सॉल्व करने की मेथड सीखना होगा कि इसको वास्तव में सॉल्व किया कैसे जाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है ना, आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चन, ऑफिसर रैंक के क्वेश्चन, ठीक है, या गेट के बोल सकते हैं हम, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, कंपटीशन लेवल में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते बनना चाहिए, और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल को हमें समझना होगा कि इसके क्या रूल होते हैं। ठीक है, पहली बात तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में दो सिचुएशन यहां पर बनती है हमारे पास में। एक बनता है केस 1,
अब यहाँ से बात गौर करना और इसको नोट करते हुए चलना, बल्कि आपको नोट करते हुए शुरुआत से ही आना है। कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको नोट करके ही प्रॉपर आपको कंटिन्यू चलना है। और नोट्स को आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, इसको आपको नोट करते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए केस 1 हमारे पास में केस 1 रहेगा, इफ केस 1 रहेगा जो Q है, Q इज इक्वल टू 0, जो राइट हैंड साइड है ना वो हो सकता है कि 0 हो। या केस 2 रहेगा, केस 2 रहेगा, केस 2 रहेगा, केस 2 व्हेन, या व्हेन लिख देता हूं मैं, व्हेन और व्हेन Q इज नॉट इक्वल टू 0। दो केस आपको यहां पर पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि राइट हैंड साइड क्या हो, 0 हो, और हो सकता है कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, ठीक है। काम क्या कम होगा, यहां पर लिखेंगे हम देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ध्यान देना इधर, जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF। अब CF क्या है वो सारी बातें हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और जब Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड PI का मतलब होता है, ये इसको बोला जाता है शॉर्ट में CF, आप नोट करेंगे। और PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक, तो इसको बोला जाता है PI। और ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये मैं बता रहा हूं कि हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट करके रखिए। आप पहली बात बिल्कुल एकदम शॉर्ट में जितनी बातें अभी तक समझी है, यहां पर हमने क्या होगा, लीनियर का मतलब हमेशा याद रखिए, ये वर्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खास करके, ठीक है। लीनियर का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप बोलेंगे कि ये तो यहां पर n-1 है, n है, n-2 है, n-3 है, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा पावर दिखाई दे रहे, तो ये पावर नहीं है भाई, आर्डर है, ठीक है। आर्डर का मतलब क्या होता है, कितने बार आपने डिफरेंशिएशन किया, ये आर्डर है, और फिर उसकी पूरे की पावर क्या है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पावर बोला जाएगा। तो लीनियर तभी बोला जाएगा जब इसकी सभी टर्म में पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको लीनियर बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशिएशन तो किया ही है, और इक्वेशन हमें मालूम है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जहां पर इक्वल की बात की जाती है, या कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है उसको इक्वेशन बोला जाता है। हायर आर्डर मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां पर भी रहेगा उसको हायर आर्डर बोला जाता है। तो एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है आपके पास, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब इनके जो कोफिशिएंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उसी को बोला जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर आर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां पर हमने लिख दिया कि A0 ये सब कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड जो है वो किसका फंक्शन रहेगा, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रहेगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है उसका रहेगा। हो सकता है कि यहां पर t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है तो ये t का फंक्शन रहेगा, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, या तो फिर कांस्टेंट रहेगा। यहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास में दो केस मिलने वाले हैं यहां पर, या तो राइट हैंड साइड 0 होगा या राइट हैंड साइड 0 नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना है आपको कि जब राइट हैंड साइड 0 होता है तब कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ओनली CF। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नहीं मालूम कि CF क्या है और CF को कैसे निकाला जाता है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन हमें कम से कम ये यहाँ पर समझ में बात आ रही है कि जब राइट हैंड साइड 0 है तो केवल CF ही हमें निकालना होगा, और जब राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0
तब क्या होगा, CF भी निकालना होगा और PI भी निकालना होगा, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं यहां पर आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाएगा तो क्लियर सी बात है कि क्वेश्चन भी बड़ा रहेगा और ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, तो और ज्यादा अच्छा है ना, हमें अगर PI निकालते आता है तो। और ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से आप सीखते जाएंगे और इसके रूल समझते जाएंगे तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब देखते हैं हम कि CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हम यहां पर समझ रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो बातें की थी वहां पर हमने की थी कि कंप्लीट सॉल्यूशन कब बोला जाता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब y = CF प्लस PI, पूरे चैप्टर में बस यही चलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको CF अगर निकालते आ गया तो इसका मतलब आधा काम हो गया, और फिर PI निकालते आ गया मतलब आधा काम हो गया, और दोनों मिला के पूरा काम हो गया आपका, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके लिए अभी हम पहले इसके लिए रूल समझेंगे, फिर उसके बाद में PI के लिए रूल समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, और हमें इसके रूल नहीं मालूम, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल क्या होते हैं। लेकिन पहले एक एग्जांपल कर लेता हूं, फिर उसके बाद में इसके थ्रू उल्टा काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है ना। पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके रूल देखेंगे हम। देखिए, d2y/dx2 प्लस 3dy/dx और प्लस 2y और = 0। क्या हो रहा, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में q = 0, ये केस चल रहा हमारा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। बड़ा सिंपल काम है, आप देखेंगे कि d/dx या dy/dx इसको लिखा जाता है dy, d2y/dx2 इसको लिखा जाता है d2y, d3y/dx3 इसको लिखा जा सकता है d3y। मतलब इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने 11th-12th क्लास में भी हमने ये बातें सीखी थी, ठीक है। क्या करते हैं हम, पुटिंग, कोई भी क्वेश्चन आए पहले उसको तो d के फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है। d², या तो यहां पर लिख सकते हैं हम पुटिंग dy/dx या d2y/dx2 को d² एंड dy/dx इसको dy से पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, d² प्लस 3d प्लस 2y = 0। समझ में आ गई बात। फिर से और एक बार भाई, आपको कोई भी क्वेश्चन रहा तो आपको इस टाइप से डैश कंटिन्यू रखते हुए जाना है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि y हमने सब में से कॉमन निकाल दिया तो इतना हो गया। इसके बाद में क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जहां जहां d है वहां पर आपको क्या रखना है, m रखना है। जहां जहां d है वहां पर क्या रखना है, m रखना है। ये वर्किंग रूल बता रहा हूं मैं यहां पर ना। देखिए क्या हो जाएगा, m² प्लस 3m और प्लस 2 और y और = 0। तो फिर y क्यों नहीं लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन का पर्पस हमारा ये है कि हम d के फॉर्म में ना सॉल्व करके उसको नया एक वेरिएबल ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं हम, m एक नया वेरिएबल ले लिया और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके या क्यूबिक फॉर्म में चेंज करके फिर इसको हम क्या करेंगे, m के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्किंग रूल फिक्स है। क्या किया जाएगा, इसको हमें m के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे तो आप फार्मूला मेथड अप्लाई करिए, चाहे फैक्टराइजेशन अप्लाई करिए, चाहे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड अप्लाई करिए, ठीक है। जो भी मेथड है हमें मालूम है 9th-10th क्लास में सीखी है, वही वाली मेथड है यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए m² प्लस 2m प्लस m और प्लस 2 और = क्या हो जाएगा, 0। m कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो m प्लस 2। अगेन m प्लस 2 कॉमन निकल रहा, m प्लस 2 अगेन कॉमन निकल रहा, तो क्या बचेगा, m प्लस 1 और = 0। और
यहां पर आ जाएगा आपके पास में m इज इक्वल टू -1 एंड -2। बात समझ में आ गई। तब CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर -x प्लस C2 e रेस टू दी पावर -2x। ध्यान देना, इधर हमारे पास में रूट कितने आए, -1 और -2। आपको क्या लिखना है, कितने रूट आए, 2 रूट आए, तो C1 और C2 लिख दिया। e की पावर में जो जो रूट आए उसको लिख दिया, लेकिन यहां पर टेंशन नहीं लेना कि कैसे बना, उस बात को हम इधर समझेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया, CF आ गया। लेकिन जब भी राइट हैंड साइड में 0 होता है तब जो CF होता है वही क्या होता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो CF है इसी को क्या बोला जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ ये बात समझ में नहीं आई होगी, बाकी सिंपल काम है यहाँ। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, जैसा भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर दिया है उसको काय में कन्वर्ट कर लेना, आपको डी में कन्वर्ट कर लेना है। भाई यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रहेगा तो डी क्यूब लिखेंगे, फोर्थ ऑर्डर रहेगा तो डी रेस टू दी पावर 4 लिखेंगे। इस टाइप से डी में कन्वर्ट कर लेना है। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना ही है, जहां जहां डी है वहां पर एम रखना है। ये रख दिया, वाई कहा गया तो आप बोल सकते कि 0 के अपान में गया, खत्म हो गया, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि हमने यहां पर लिखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस क्या हो गया कि इसके लिए हमने क्या किया, इसको जस्ट सॉल्व करने के लिए, इसके रूट से निकालने के लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसलिए वाई को हटा दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, कोई स्टेप नहीं है उसकी, मतलब अगली इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में रूट्स आए, और रूट्स के बाद में ये कैसे आया ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमें रूल ही नहीं मालूम, और जब रूल नहीं मालूम तो ये कैसे आया अभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना इधर। अब बात करते हैं रूल की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर स्टार्ट हो रही है कि इसके वास्तव में रूल क्या होंगे, कैसे हम CF निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आप नोट कर रहे हैं कुछ तो उसको नोट करना बंद कर दीजिए और इस बात को प्रॉपर तरीके से समझिए, क्योंकि यही बात सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये बात समझ में आई तो ही अब आगे समझ में आने वाला, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो कहीं ना कहीं m की वैल्यू यहां पर हमारे पास आती है, ठीक है। बस ये m की वैल्यू के नेचर को देखते हुए हमें CF को लिखना है। इसका नेचर कैसा है, हो सकता है कि दोनों एक जैसे हो, रियल रूट हो सकता है कि दोनों रियल हो, और रियल है तो दोनों हो सकते हैं कि इक्वल भी हो या अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि ये क्या हो सकता है, इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट, when roots are real and distinct means समझ रहे ना। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग है, ये अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट। और रियल का मतलब ये हुआ कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा जो लगता है ना वो नहीं है। यह m इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज करें कि हमारे पास फर्स्ट रूट अल्फा है, दूसरा से बीटा है और तीसरा गामा है, और इस टाइप से डैश 3 भी हो सकते हैं। यहाँ तो 2 ही थे, बाकी 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, ठीक है। बड़ा सिंपल काम है। CF इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, C1 e रेस टू दी पावर अल्फा x प्लस C2 e रेस टू दी पावर बीटा x प्लस C3 e रेस टू दी पावर गामा x प्लस, अगर यहां पर और एक रूट होता तो C4, ठीक है ना, क्या हो जाता, C4 e रेस टू दी पावर डेल्टा x, अगर डेल्टा होता तो। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि m की वैल्यू 3 -1 4 और एंड 1/2 इतना दिया हुआ है। मतलब हमने क्या किया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और m की वैल्यू जो है वो इस टाइप से कुछ आ गई, तो इसका CF क्या होगा, ध्यान देना इधर। बड़ा सिंपल काम है भाई। CF इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, C1, पहली बात तो कितने रूट आए इसके, 4, ठीक है। अच्छा 4 रूट कब आएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यार, ध्यान देना। इसका ऑर्डर कितना था, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, या 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कौन सी टर्म में है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑर्डर कितना है, 2,
ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर होता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा इस बात को। 2 टाइम डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 2 हाईएस्ट तो 2 रूट आए, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रहेगा तो 3 रूट आएंगे, फोर्थ ऑर्डर रहेगा तो 4 रूट आएंगे, फिफ्थ ऑर्डर रहेगा तो 5 रूट आएंगे। बस इस बात को ध्यान रख लेना, पूरे चैप्टर में ये बात काम आएगी, ठीक है। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा यानी कि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन रहेगा उतने रूट आएंगे, बल्कि आप इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब अगर ये वाली सिचुएशन तब आएगी 4 रूट जब इसका फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, ठीक है। बड़ा सिंपल काम है CF लिखना। पहले तो ये देख लीजिए कि सारे डिस्टिंक्ट है क्या, बिल्कुल है। सारे रियल है क्या, हाँ है रियल। e की पावर में 3x प्लस C2 e की पावर में -1x प्लस C3 e की पावर में 4x, सबको e की पावर में लिखते हुए चले जाओ और कोफिशिएंट प्लस C4 e रेज़ टू द पावर 1/2x। और ये हो गया इसका आंसर। मेरे ख्याल से ये रूल समझ में आ गया होगा। जितने रूट उतने सी आगे कंटिन्यू हम बढ़ते जाएंगे। और अगर एक हाथ लिख दिए तो -8 तो प्लस C5 e रेज़ टू द पावर -8x ऐसा लिख सकते हैं हम। क्लियर। अब सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल, व्हेन रूट्स आर क्या है, रियल एंड इक्वल। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग रूल थे ना, सेम ऐसे ही रूल यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ना। रूट्स कैसे, रियल तो है लेकिन साथ ही साथ में कैसे, इक्वल है। इक्वल मींस मान लिया गया कि m इक्वल टू अल्फा, पहला रूट, दूसरा भी अल्फा, तीसरा भी अल्फा और चौथा भी अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर और e रेज़ टू दी पावर अल्फा x। ध्यान देना इधर भाई, e रेज़ टू दी पावर अल्फा x, e रेज़ टू दी पावर बीटा x, e रेज़ टू दी पावर गामा x। सारे अलग अलग रूट थे तो हमने अलग अलग लिखा। यहाँ पर तो सारे अल्फा 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 ही है तो एक ही 2 बार लिखेंगे e रेज़ टू दी पावर अल्फा x। लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर और x की पावर बढ़ते जाएगी। ध्यान देना इधर, सिंपल। फर्स्ट केवल एक ही रूट है तो C1 e रेज़ टू दी पावर अल्फा x, केवल सिंगल रूट है। तो अगर 2 रूट एक जैसे है तो C1 प्लस C2 x e रेज़ टू दी पावर अल्फा x। बात समझ में आई। 2 रूट एक जैसे है तो, 3 रूट एक जैसे है तो ये, 4 रूट एक जैसे है तो देखिए C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर प्लस C4 x क्यूब और e रेज़ टू दी पावर अल्फा x। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ब्रैकेट में कैसे लिखना है, C1 x की पावर 0, C2 x की पावर 1, x की पावर बढ़ाते हुए जाना है और C1 C2 C3 बढ़ाते हुए जाना है। ये तब होगा जब अल्फा 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 4 बार अल्फा अल्फा आएंगे, तब C1 C2 x प्लस C3 x स्क्वायर प्लस C4 x की पावर 3 और इस टाइप से। ये तब होगा जब 2 बार अल्फा अल्फा आता है, ये तब होगा जब एक ही बार अल्फा आता है, ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखना, मेरे ख्याल से 2 रूल तो क्लियर हो चुके होंगे और नहीं भी हुए तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको, मतलब इधर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ पर हम सीखेंगे इस बात को। थर्ड रूल, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्या है, रूट्स कैसे है, रियल नहीं है। अब कैसे, इमेजिनरी मीन्स m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। मालूम है ना इमेजिनरी क्या होता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा होता है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू हमेशा √-1 होती है ना, √-1 होती है। 11th क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो √-1 होती है। ध्यान देना इधर, जब भी इमेजिनरी रहेगा तो आपको मालूम है कि ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। काय में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो CF इक्वल टू क्या बनेगा, CF इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर। देखिए 2 पार्ट है इसमें, एक तो रियल पार्ट है और एक क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। कैसा, एक तो क्या है, रियल पार्ट है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। CF इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर अल्फा x। ये बात समझ में आई क्या।
जो रियल रहेगा ना उसको ई की पावर में पहले लिख देना है, ब्रैकेट ओपन, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। आपके पास में दो है ना, एक तो प्लस बीटा है और एक माइनस बीटा है। प्लस के लिए हमने यहाँ पर कास यूज़ किया और माइनस के लिए साइन यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं हम कि दो रूट थे इसलिए C1 और C2। नहीं आई बात समझ में? अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ध्यान देना इधर। सपोज करें कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा है। तो CF क्या होगा? बड़ा सिंपल काम है, ये कि कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है। इसमें रियल पार्ट जो है ना ये ई की पावर में लिख दीजिए आप, ब्रैकेट ओपन, C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। समझ में आई बात? जो आयोटा के साथ रहता है ना, कास के और साइन के साथ में लिख दीजिए, C1 C2 लिख दीजिए, अपना आंसर, ठीक है। अभी फिर से देखिए, अगर m की वैल्यू मान लिया जाए, m की वैल्यू ऐसी आ जाती है कि प्लस माइनस 4 आयोटा, ऐसा आ जाता है। तो इसका CF क्या होगा? ध्यान देना, इसका CF क्या होगा? CF इजिकल टू क्या होता है? ई रेस टू दी पावर, यहां पर क्या है? रियल पार्ट है, क्या है? कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। तो ई रेस टू दी पावर 0x C1 cos 4x प्लस C2 साइन 4x, ये हो जाएगा। ई रेस टू दी पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो C1 cos 4x प्लस C2 साइन 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब फोर्थ रूल, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी रिपीट हो, जैसे ये रिपीट हो रहे थे ना अल्फा 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 अल्फा, ऐसे ये भी रिपीट हो सकते हैं। और जब ये रिपीट हो गए तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू, यदि मान लिया जाए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कामा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अगर ऐसा आता है तो क्या होगा? ध्यान देना इधर, CF इज इक्वल टू, CF इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स। समझ में आई क्या बात? भाई दोनों जगह तो अल्फा अल्फा ही है ना, और दोनों एक जैसे है, तो ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स तो रहेगा ही रहेगा। देखिए C1 प्लस C2 एक्स और कास बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 क्यों ऐसा होगा तो अभी बात करेंगे हम इस पर, साइन बीटा एक्स, ये हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। देखना जब आप रिपीट होता है, यहां पर दो चीजें रिपीट होगी ना, तो C1 प्लस C2 एक्स लिख देंगे। यहां पर प्लस बीटा है ना, प्लस बीटा दो बार आया, तो इसको कास के कारण इसको C1 प्लस C2 एक्स, माइनस भी तो दो बार आया, माइनस बीटा माइनस आयोटा बीटा, तो इसको भी C3 प्लस C4 एक्स। तो ये रूल है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। और लास्ट रूल, यदि मान लिया जाए कि आपके पास में m इज इक्वल टू क्या आ गया? m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, आयोटा नहीं है, दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों रियल है। ये अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये भी क्या है? रियल है। तो इसका डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान देना इधर, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? इसको कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? CF इज इक्वल टू C1 ई रेस टू दी पावर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 ई रेस टू दी पावर अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा एक्स। लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये क्या है? अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा, तो आपने ऐसा लिख दिया ना दोनों को अलग अलग। तो ये भी तरीका है एक। और यदि हमें इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर लिखना है तो ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स, ध्यान देना इधर, ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स और ब्रैकेट ओपन C1 कास हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखा होगा h रूट बीटा है ना एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ रूट बीटा एक्स। ये बात समझ में आ गई क्या?
सिंपल काम है कि अगर आपके पास में ऐसा पेयर में आता है मतलब अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, वैसी ऐसी सिचुएशन कम ही आएगी, और आती भी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका लिखने का ये वाला भी है। ये वाला तरीका कौन सी रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। और यदि हम फिफ्थ रूल अलग से अगर अप्लाई करते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा है वो ई की पावर में आ जाएगा और रूट बीटा, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन लगेगा, सेम इसी के जैसा रूल ये बन जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें CF बनाना है तो क्या हम इन सारे रूल मिला के CF बना सकते हैं? ठीक है भाई, ये हमारे पास में चैलेंज है। एक बार और बिल्कुल शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास में रूल थे। ठीक है, देखना, ध्यान देना इधर। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? सारे रूट अलग अलग, तो सिंपल काम, अलग अलग मतलब एक्सपोनेंशियल में ई की पावर में सबको अलग अलग लिख दो, बस C1 C2 C3 करते हुए। मेरे ख्याल से ये वाला रूल याद हो गया होगा। ठीक है ना? जब रूट्स इक्वल है, जब रूट्स कैसे है? इक्वल है, तो C1 प्लस C2 x प्लस, और ये इस टाइप से आगे कंटिन्यूस बढ़ते जाएंगे, जितने रूट्स आटते जाएंगे उतनी x की पावर बढ़ाते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट और सेकंड रूल तो बिल्कुल सिंपल है, थर्ड रूल भी सिंपल ही है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो रियल वाला ई की पावर में लिख दीजिए आप, और जो बीटा है उसको कास और साइन में यहां पर लिख देना है, C1 C2। ठीक है ना? हो सकता है ए भी रिपीट हो, जब रिपीट होता है तो क्या होगा? रिपीटेशन वाली इसकी हेल्प लेंगे हम, इसकी हेल्प लेंगे C1 प्लस C2x, ठीक है ना, और इस टाइप से, और C3 प्लस C4x। तो यहां पर ये वाला रूल कौन सा? थर्ड रूल और सेकंड रूल, ये दोनों का मिक्सिंग क्या है? फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, अंडर रूट में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ई की पावर अल्फा x और C1 कास, ये हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ बीटा x, और ये ऐसा इसको लिखा जा सकता है, या तो इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा अगर लिखोगे तो फर्स्ट रूल के ही अकॉर्डिंग हो गया, और ऐसा लिखेंगे तो आप नया रूल भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, गलत कुछ नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मेन तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 रूल है ना, ये तो मिक्सिंग है, इसका मिक्सिंग है, ये वाला रूल। अब देखिए, मैं कुछ यहाँ पर रूट से लिख रहा हूं, और ये सारे रूल के अकॉर्डिंग आपको CF बना के दिखाना है कि CF इसका कैसे बनेगा। ध्यान देना, इधर मैं लिख रहा हूं लेकिन आप CF बनाएंगे। ठीक है ना? अगर हमारे पास में रूट आते हैं 3 5 -5 और 4, तो CF क्या होगा? CF क्या होगा? सेकेंड, आप बनाना चालू कर दीजिए। m इज इक्वल टू 2 -2 -2, तो CF क्या होगा? CF क्या होगा? थर्ड है m इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि हमारे पास में m इज इक्वल टू है 2 ± 3 आयोटा, 2 ± 3 आयोटा और +-3 और +-3, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इतना ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है? तो CF क्या होगा? फोर्थ, CF क्या होगा? फोर्थ, यदि मान लिया जाए कि m इज इक्वल टू हमारे पास में है +- आयोटा, +- आयोटा, +- और +- तब CF क्या होगा? बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ये याद रख लीजिए कि इतने अगर रूल हमने बना लिए, इतने अगर क्वेश्चन बना लिए, तो हम ये मान लेंगे कि आपका जो CF है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया। आप बनाना चालू कर दीजिए इसको। ठीक है ना? इस रूल के अकॉर्डिंग, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए, फिर हम जब बनाएंगे उसको वेरीफाई करना, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ पर फिर से और एक बार इसको समझ सकते हैं। ध्यान देना, इधर CF इज इक्वल टू क्या होगा? और फिफ्थ है m इज इक्वल टू 2 ± 3 आयोटा, 2 ± 3 आयोटा और 2 ± 3 आयोटा। ठीक है? तो CF क्या होगा? थोड़े से मिक्सिंग है और कुछ मैंने बढ़ा के भी लिखे हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपने ये रूल्स नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो आप पहले नोट्स कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आपने, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने ये बना भी लिए होंगे। ध्यान देना, इधर फर्स्ट रूल बड़ा सिंपल है, ये फर्स्ट सेकेंड 2 रूल है रियल के लिए।
और 2 रूल है इमेजिनरी के लिए। देखिए ये वाला और ये वाला 2 रूल काय के लिए, इमेजिनरी के लिए। ये 2 काय के लिए, रियल के लिए। ये पहला रूल है जब डिस्टिंक्ट होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग, तब ये वाला रूल। जब रियल एंड इक्वल तब ये वाला रूल, ठीक है ना। रियल के लिए 2 रूल, इमेजिनरी के लिए 2 रूल। जब डिस्टिंक्ट है तब ये, जब इक्वल है तब ये, ठीक है ना। और ये वाला रियल के लिए ही है, लेकिन आप चाहो तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5th रूल की ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। मैंने 5th रूल इसलिए बताया कि कई बार बुक में ऐसे जब ऐसे रूट्स आते हैं तो बुक में डायरेक्ट ऐसा लिखा होता, तो आप कन्फ्यूज ना हो। आप चाहो तो ऐसा लिख दो, चाहो तो ऐसा लिख दो, ठीक है ना। कई बार होता ना कि हमने ऐसा लिखा और बुक में तो ये आ गया, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। गलत नहीं है, वो सही होता है, ठीक है। ध्यान देना इधर क्या होगा, C1। भाई सारे रूट्स तो अलग अलग है ना, कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है क्या? ये 5 और -5 दोनों में कुछ अंतर है ना, इक्वल थोड़ी है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻5x प्लस C3 e⁻−5x और C4 e⁻4x। सारे रूट्स अलग अलग है, सारे डिस्टिंक्ट है, तो आप बढ़ाते जाइए जितने भी रूट्स रहेंगे तो, ठीक है ना। आप इसमें ये देखिए कि इक्वल है क्या, इक्वल रूट्स है क्या। देखिए ये और ये तो एक जैसे है, इक्वल है, और ये एक जैसे है, चारों एक जैसे नहीं है। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो क्या हुआ, ये दोनों रूट्स एक जैसे है और ये दोनों रूट्स कैसे हैं, एक जैसे है। क्लियर। देखिए ये इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इक्वल वाला रूल लगाइए। कहा गया भाई इक्वल वाला रूल ही है, ठीक है। C1 प्लस C2x और e⁻²x, सही है क्या भाई? 2 ही तो इक्वल है ना, चारों इक्वल थोड़ी है। ये 2 इक्वल है, इसलिए C1 प्लस C2x प्लस अगेन ये 2 एक जैसे है, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे C3 प्लस C4x और e⁻²x। आपने जो बनाया था उसको मैच करते हुए चलना है कि क्या सही था क्या गलत था। कुछ लोगों ने C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4x³ बना दिया होगा और e⁻, फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब e की पावर में मैं 2x लिखूँ कि -2x लिखूँ, ठीक है ना। जबकि ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर इक्वल वाला लगा दिया रूल, यहाँ पर भी इक्वल वाला रूल लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन फिर से लिखे हैं, है ना। पिछले बार क्या बोर्ड बैक हो गया था, तो ये सारे रूल हट गए भाई यहाँ से, ठीक है ना। जितने भी हमने यहाँ पर रूल लिखे थे वो हट गए। यहाँ पर ध्यान देना, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, इमेजिनरी है, लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ में कैसे इक्वल है, ठीक है ना भाई। इमेजिनरी तो है और साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो साथ ही साथ में क्या है, रिपीटेशन भी है, तो रिपीटेशन वाला रूल लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, e⁻²x। देखिए जो रियल पार्ट रहेगा वो e की पावर में आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन, और C1 प्लस C2x और क्या हो जाएगा cos⁻3x प्लस, समझ में आई ना बात भाई। C1 प्लस C2x cos⁻3x क्यों लिखा, आप देखेंगे कि +3 आयोटा 2 बार आया ना। +3 के लिए क्या यूज किया जाता है, cos⁻3x यूज किया जाता है, लेकिन क्या हुआ, 2 बार आया, इसलिए C1 प्लस C2x रिपीटेशन वाला रूल, प्लस C3 प्लस C4x और क्या हो जाएगा sin⁻3x, ये हो गया प्लस। देखिए ये वाला और ये वाला तो हो गया। अब हमारे पास में क्या है, 5 आयोटा है। 5 आयोटा मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, या +-5 आयोटा लिख देता हूं मैं। तो +-5 आयोटा है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो e⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, तो e⁻0x और e⁻0x मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, C4 तक तो पहुंच गए थे हम, तो क्या हो जाएगा C5 cos⁻5x प्लस C6 और sin⁻5x। ध्यान देना इधर भाई, C1 C2 C3 C4 C5 C6 आपके पास में टोटल रूट्स कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो 6 मतलब पूरा कंटिन्यूअस चलेगा ये, ठीक है। अच्छा
यहां पर कुछ नहीं था इसलिए 0 लिखा है, और 0 लिखा है इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0x, e रेज़ टू द पावर 0x 1 होता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस ला रहा हूं। ठीक है, इसको मैं आयोटा यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि क्या इसमें रूट्स एक जैसे हैं? तो बिल्कुल एक जैसे है। कैसे? ये वाला और ये वाला तीनों कैसे है? एक जैसे है। और ये भी है क्या एक जैसा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी। ठीक है, तो आपके पास में ये जो रूट्स है ये 3 क्या है? एक जैसे रूट्स है, इक्वल रूट्स है। तो इक्वल के लिए क्या किया जाता है? पहली बात तो यहां पर कौन है? कुछ नहीं है, मतलब 0 है सभी में। क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? e रेज़ टू द पावर 0x, और e रेज़ टू द पावर 0x क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट हम लिखेंगे C1। ध्यान देना इधर, ये आयोटा प्लस ये आयोटा प्लस ये आयोटा प्लस ये आयोटा कितने बार आया? 3 बार आया। और जब भी रिपीटेशन होता है तो क्या होता है? C1 प्लस C2x प्लस C3x²। ये रिपीटेशन है कितने बार? 3 टाइम। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कास क्या हो जाएगा? ax। समझ में आ गई बात? प्लस 3 बार आया, कास लिख दिया, और C1 प्लस C2 प्लस C3 3 टाइम आया इसलिए। अगेन माइनस भी तो 3 टाइम आया ना, माइनस ए आयोटा माइनस ए आयोटा माइनस ए आयोटा, ये भी 3 टाइम आया। तो 3 तक तो पहुंच गए हम। 4 प्लस C5x प्लस C6x² और साइन ax। ठीक है, प्लस आप ध्यान देना कि ये और ये एक जैसे, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। मैंने पहले लिखा था, मैंने हटा दिया। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि यहां पर आयोटा नहीं है। जब आयोटा नहीं है तो क्या होगा? कैसे रूट है ये? रियल। एक तो है प्लस ए और दूसरा है माइनस ए, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है ना। क्या हो जाएगा? 6 तक पहुंच गए। C7 e रेज़ टू द पावर ax प्लस C8 e रेज़ टू द पावर माइनस ax, डिस्टिंक्ट वाला रूल। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये लास्ट वाला रूल, आप चाहो तो लास्ट वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, ये वाला। आप ये बताइए कि दोनों एक जैसे है क्या? है क्या ये दोनों एक जैसे? बिल्कुल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये क्या है? आयोटा है ना, इमेजिनरी, और इसमें आयोटा नहीं है। जब आयोटा नहीं है तो आप लास्ट वाला रूल लगाइए। इसमें क्या हो जाएगा? e रेज़ टू द पावर 3x क्या होता है? C1 cos हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ √5x। ठीक है, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ √5x। याद रखना कि इसको 3 प्लस माइनस √5 है, रियल ही है पूरा। तो विदाउट रूट वाले को पहले लिख दीजिए आप एक्सपोनेंशियल में, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन लगा के ऐसा लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है? 3, तो e रेज़ टू द पावर 3x। C1 cos √5x प्लस C1 नहीं, C3 ना, 2 तक तो पहुंच गया था। C4 साइन √5x। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस है। ये रियल है ना, इसमें आयोटा नहीं है तो हाइपरबोलिक फंक्शन लगता है, और इसमें आयोटा है तो हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लगेगा। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, आपकी बुक में भी मिलेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, CF के लिए भी करेंगे, फिर उसके बाद में PI के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, ध्यान देना इधर। और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा है। ये प्लस माइनस रहेगा ना, ये प्लस माइनस हमेशा पेयर में आता है। ये प्लस e रेज़ टू द पावर 0x। क्यों? क्योंकि 0 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। e रेज़ टू द पावर 0x, और e रेज़ टू द पावर 0x की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? C5 cos 3x प्लस C6 साइन 3x, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से CF के रूल, पहले तो रूल हमने समझे, फिर उसके बाद में इसके कुछ सिचुएशन समझी कि ऐसी सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन हमने यहाँ पर क्रिएट की थी। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इतने सारे रूट्स नहीं आते ज़्यादातर, है ना। कितने रूट्स हो गए? 2, 4, 6 रूट्स, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। कितने रूट्स हो गए? 2, 4, 6 और 8 रूट, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया। इतने रूट्स नहीं पूछे जाते जनरली। ठीक है ना,
तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के ही बताया कि ताकि मिक्सिंग में आगे चल के इसकी अगर प्रैक्टिस हो गई तो ये मान के चलिए कि अब इसके बाद एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन के थ्रू हम पूरी प्रोसेस करके सीएफ निकालेंगे। और मेरे ख्याल से आपने सीएफ के रूल समझ लिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, साथ साथ में आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और कहीं अगर समझ में नहीं आया तो आप स्टेप्स इसकी देख सकते हैं। देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस।